हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार का पार्ट 6 कर रहे हैं। 5 पार्ट तक हो चुके हैं। लास्ट वाले जो पार्ट था उसमें आर्थिकी का हमने थोड़ा सा किया था और इस वाले वीडियो में पूरा आर्थिकी भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं घटना सार में, जैसे राष्ट्रीय वाला ख़त्म हो गया, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वाला ख़त्म हो गया और अब आर्थिकी भी इस वीडियो में हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जिसमें बड़ा बड़ा दिया रहता है, छोटा कट के करना रहता है, वो सब हो जाएगा इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपीपीसीएस, आरओ, यारो और बाकी के भी जो एग्जाम आ रहे हैं जिसमें करंट पूछा जाएगा उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी नोट्स के लिए या मंथली करंट अफेयर के लिए आप यूपीपीसीएस, आरओ, यारो और जो कंबाइंड पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ये दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ग्रुप की डिटेल्स भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स भी हैं, सभी जो PYQs हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं, क्विज़ है, वो सब आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत आयात और निर्यात का डेटा जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से व्यापार में भारत का जो व्यापार है उसमें शिथिलता आई है, मतलब कमी आई है। और जो दो तरह से होता है, एक वस्तुगत व्यापार होता है, एक सेवाओं का व्यापार होता है। सेवाओं को अलग ही रखा जाता है, सर्विसेज को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड सेवाओं में होता है। और अगर एक कंबाइन करके देखा जाए तो टोटल हो जाता है वो। तो वस्तुगत निर्यात में भी जो वृद्धि हुई है वो ऋणात्मक हुई है, मतलब कमी आई है। और जो वस्तुगत आयात है उसमें मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों निगेटिव रहा है। वस्तुगत वाला यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें तो -3.11 था और इंपोर्ट की बात करें तो -5.41 था। दोनों ऋणात्मक है वस्तुगत केवल बात की जाए तो। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, भारत का कुल निर्यात मतलब वस्तुगत और सेवा दोनों को प्लस कर लिया जाए तो कितना निर्यात किया गया, यानी एक्सपोर्ट कितना किया गया है, तो 776.68 अरब डॉलर जो किया गया, 776, बस इतना याद रखिए, 776 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है। और इसमें जो है वृद्धि कितनी हुई है इस साल, अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 0.04% की टोटल में वृद्धि हुई है। वस्तुगत और सेवाओं की मतलब टोटल कर लिया जाए तो केवल 0.04% की वृद्धि हुई है, लेकिन केवल वस्तुगत रखा जाएगा तो ये ऋणात्मक में गया है, -3.11 ऋणात्मक में है ये। अब ये जो प्लस हो गया है टोटल करने पे वो सेवाओं की वजह से हुआ है, क्योंकि सेवाओं में अलग से देखा जाए तो 4.39% की वृद्धि हुई है। इसी कारण टोटल वृद्धि जो है 0.04% हो गई है। तो एक चीज़ बस याद रखना है कि टोटल एक्सपोर्ट में हल्की सी मतलब वृद्धि हुई है, वो केवल सेवाओं की वजह से, क्योंकि सेवाओं में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये चीज़ें आप जो है मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा देना हो तो वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे प्री में नहीं पूछी जाती। प्री में केवल एग्जैक्ट डेटा अगर पूछ लिया गया है तो वस्तुगत निर्यात ऋणात्मक में रहा या धनात्मक में, तो ये चीज़ पूछ लिया जा सकता है, किस कारण से रहा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रहा है। और इस तरह से छोटा छोटा डेटा पूछा जाता है। हमारे यहाँ व्यापार घाटा हुआ इस बार। अब यहाँ पे आयात की बात करें तो आयात जो है वस्तुगत प्लस सेवा दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 874.80 अरब डॉलर का था। यहाँ पर निर्यात की बात करें तो निर्यात 776 अरब डॉलर का था। आयात यानी इंपोर्ट की बात करें तो 854 है। तो आयात में वृद्धि कितनी हुई है पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो -4.81% की वृद्धि हुई, मतलब निगेटिव में है। आयात जो है पूरी तरह से निगेटिव में है। निर्यात में थोड़ा सा केवल वृद्धि हुई है 0.04% की। अब ये जो 776 है और ये 854 है, मतलब आयात जो है हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ है, निर्यात कम हुआ है, तो व्यापार घाटा होगा। तो इस बार जो व्यापार घाटा है वो कितना हुआ, तो 78.12 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना है, इस बार जो है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से व्यापार घाटे में गया है 78.12 अरब डॉलर का। और टोटल निर्यात वस्तुगत की बात करें तो दोनों में ऋणात्मक रहा है, मतलब वृद्धि नहीं हुई है, ऋणात्मक गया है। और सेवाओं में केवल धनात्मक रहा है, बाकी सभी चीज़ें ऋणात्मक ही रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर और GST, इसका जो कर संग्रह किया गया, GST कर संग्रह, उसका डेटा जारी किया गया है। तो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा, तो 23.37 करोड़। 23 याद रखिए कि प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना किया गया है, 23 करोड़ किया गया है। और सकल कॉरपोरेट टैक्स संग्रह कितना किया गया है, ये हो गया प्रत्यक्ष कर, ये कॉरपोरेट टैक्स हो गया 11.33 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष से 13.02% ज़्यादा है, मतलब कॉरपोरेट टैक्स में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा अब सकल व्यक्ति कर यानी जो इनकम टैक्स होता है वो कितना आया है, तो 12.01 लाख करोड़ रुपए का आया है। और इसमें शुद्ध व्यक्तिगत आयकर यानी नेट जो आयकर होता है वो कितना है, तो 10.44 लाख करोड़, मतलब सभी चीज़ें हटा के जो टोटल आयकर आया है
इनकम टैक्स आया है 10.44 लाख करोड़ का आया है। जीएसटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसटी संग्रह कितना रहा। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर में आता है, तो जीएसटी जो है ये रहा है 20.14 लाख करोड़। ये एकदम डेटा याद रखेगा, कितना रहा है 20.14 लाख करोड़ रुपए रहा है ये। और 2022-23 की तुलना में 11.7% की वृद्धि हुई है। 2022-23 की तुलना में 11.7% की वृद्धि हुई है और 20 लाख करोड़ के आंकड़े को ये पार कर गया है। पहली बार जीएसटी आंकड़ा 20 लाख करोड़ के पार गया है, तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई है। इसमें शीर्ष 100 में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, टाइम्स का है ये। तो ये शीर्ष जो हैं 3 जो 100 में आई हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सीरम ग्रुप ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। ये 3 कंपनियां जो है शीर्ष 100 में आई हैं, भारत की 3 कंपनियां। अब जो सभी कंपनियां जितनी भी टाइम्स ने निकाला है उसको 5 श्रेणियों में रखा है, लीडर्स, डिसरप्टर्स और इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स, इसमें श्रेणी में बांट दिया है। तो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ये जो तीनों हैं इसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स में रखा गया है, सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर्स वाली श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा ये इतना मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि हमारी जो शीर्ष 100 में शामिल हैं 3 कंपनियां वो मतलब किस श्रेणी में आती हैं। तो रिलायंस और टाटा ग्रुप टाइटन्स में आती हैं, सीरम इंस्टीट्यूट पायनियर्स वाली श्रेणी में इसको रखा गया है। और एक चीज़ और कहा गया है यहाँ पर टाइम्स के द्वारा कि रिलायंस को भारत के विकास रथ की उपमा दी गई है। रिलायंस जो कंपनी है उसको भारत का विकास रथ कहा गया है। और सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी का दर्जा प्राप्त है। तो ये भी इसी में कहा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची आई है 2024 के अप्रैल में जारी की गई है। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो जो अप्रैल में जारी किया गया डेटा वो है ये। वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 2781 टोटल अरबपति हैं। 2023 की तुलना में 141 ज़्यादा हैं, इसमें मतलब बढ़ गए हैं 2023 की तुलना में। और ये जो इतने हैं 2781, इनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो $14.2 ट्रिलियन इनकी संपत्ति है। और सर्वाधिक अरबपति कहाँ पर हैं, अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा अमेरिका में 813 अरबपति हैं। सेकंड नंबर पे चीन आता है जहाँ पे 473 हैं। भारत में कितने हैं, 200। भारत जो है तीसरे नंबर पे है। बस ये याद रखिए, सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका में, उसके बाद चीन, फिर भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, शीर्ष अरबपतियों में जो नंबर 1 पे है इस समय, तो वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि फ्रांस के हैं ये। इसके अलावा सेकंड पे है एलन मस्क जो कि यूएसए का, जो एलन मस्क को आप जानते ही होंगे, जो स्पेसएक्स वाले। और जो फिर आते हैं जेफ बेजोस यूएसए वाले, अमेजोन वाले। फिर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाले यूएसए के। बाकी मतलब 3 यूएसए के हैं। शीर्ष वाला बर्नार्ड जो है ये फ्रांस के हैं। भारत की तरफ से शीर्ष पे कौन है, तो मुकेश अडानी और नंबर 1 पे मुकेश अंबानी और उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं गौतम अडानी। मतलब पहले पे अंबानी, सेकंड पे अडानी है भारत की ओर से। और वैसे देखा जाए तो शीर्ष 10 में शामिल है मुकेश अंबानी, 9वें नंबर पे हैं। शीर्ष 10 में यही एक व्यक्ति हैं भारत के, मुकेश अंबानी। और 17वें नंबर पे आते हैं गौतम अडानी। तो ये जो है किसके द्वारा सूची ये जारी की गई है, तो ये फोर्ब्स के द्वारा ये सूची जारी की गई। सर्वाधिक अरबपति अमेरिका में, भारत तीसरे नंबर पे है अरबपतियों की संख्या में। और शीर्ष अरबपति विश्व में देखा जाए तो बर्नार्ड, और भारत की तरफ से मुकेश अंबानी 9th नंबर पे और गौतम अडानी 17 नंबर पे। भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया है। तो वैसे तो ये चाबहार जो है भारत ने ही बनाया, मतलब भारत के ही सहयोग से वहाँ पर बना था ईरान में। लेकिन वहाँ पे 10 वर्ष का अनुबंध जो अब किया गया है, वो वहाँ का एक टर्मिनल है, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, जो चाबहार बंदरगाह का टर्मिनल है, उसका संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान का पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में समझौता हुआ है कि भारत के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को। और ये जो समझौता हुआ था तेहरान में हुआ था, जो कि ईरान की राजधानी। बस इतना याद रखिए कौन सा टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल है शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, जिसका संचालन 10 साल तक भारत करेगा। नेक्स्ट है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसको कहते हैं EFTA। इसके साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। तो EFTA में कौन कौन से सदस्य आते हैं जिसके साथ भारत जो है मुक्त व्यापार, स्वतंत्र व्यापार करेगा, तो EFTA में नॉर्वे आता है, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड इसमें आता है। और इन चारों में भी जो सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होगा वो 90% स्विट्जरलैंड से होगा। तो EFTA में कौन कौन से सदस्य आते हैं पूछ लिया जा सकता है, तो नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड, ये मुक्त व्यापार का एक संघ है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2023-24 में
प्रमुख कृषिगत उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान आया है। इसमें कहा गया है कि खरीफ फसल का अनुमान जो लगाया गया है कितना उत्पादन होगा, तो 1541 लाख टन, बस इतना याद रखिए 1541 लाख टन। और रबी का जो अनुमान आया है वो 1551 लाख टन का आया है। 1541 1551 10 का यहाँ पर अंतर है। उसके बाद चावल का जो अनुमान आया है खरीफ फसलों में, चावल का अनुमान, जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही उतनी लिखी हैं। चावल में है 1238 लाख टन चावल का उत्पादन होगा। गेहूं के उत्पादन में 1120 लाख टन का गेहूं उत्पादन होगा। 1238 चावल, 1120 गेहूं। गन्ना कितना, तो 4464 गन्ना जो है उसका उत्पादन होगा लाख टन। सब चीज़ें लाख टन में है ये। फिर तूर दाल अगर पूछ लिया जाए तो 33 लाख टन, रेपसीड और सरसों 126 लाख टन। तो ये एकदम याद रखिएगा। टोटल मतलब खरीफ वाला 1541, रबी वाला 1551, चावल का 1238 और गेहूं का 1120, गन्ने का 4464। इन दोनों में केवल 10 का अंतर है, तो ये ऐसे ही याद रहेगा। आगे 15 लगा दीजिएगा, फिर 41, फिर 51। और ये वाला पहले 12 लिखा रहेगा, इसमें गेहूं वाले में 11 लिखा रहेगा। थोड़ा बहुत आइडिया आपका लग सकता है क्योंकि बहुत क्लोज इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बागवानी उपजों के 2022-23 के अंतिम तथा 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान आए हैं। तो ये तो अभी तो हम जो बात कर रहे थे ये फसलों वाले कर रहे थे, अभी बागवानी उपज वाला करा जाएगा। तो बागवानी उपज के 2 अनुमान आए हैं, एक 2022-23 का अंतिम अनुमान, एक 2023-24 का अग्रिम अनुमान। तो अंतिम अनुमान में जो है बागवानी उत्पादन कितना है, तो 355.48 मिलियन टन। और यहाँ पर अग्रिम अनुमान की बात की जाए तो ये भी 355.25 मिलियन टन है। ये 25 है, मतलब थोड़ा सा कम है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है बस पॉइंट में, तो इतना क्लोज नहीं रहेगा। आप बस इतना याद रखिए 355 ही है लगभग दोनों। फल उत्पादन की बात की जाए तो मतलब जो लास्ट वाले अंतिम अनुमान है 22-23 के, उसमें 110 मिलियन टन जो है फल उत्पादन होगा। और यहाँ पर जो पहले अग्रिम अनुमान है 23-24 वाले, उसमें 112 मिलियन टन है इसका अनुमान, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है फल का। सब्जी की बात की जाए तो सब्जी यहाँ पर 212 मिलियन टन जो अंतिम अनुमान है, और जो अग्रिम अनुमान है सबसे पहले वाला 23-24 का वो है 209 मिलियन टन। मतलब सब्जी वाला थोड़ा सा घटा है। और जो बागवानी की बात की जाए बागवानी वाला भी थोड़ा सा घटा है, केवल फल वाला बढ़ा है, पहले 110, उसके बाद ये जो है अग्रिम अनुमान में 112। अगर ये याद रह पाए तो याद रखिएगा, नहीं तो इतना ज़रूर याद रखिएगा ये 355 है, ये 355 है बागवानी टोटल उत्पादन। और अगर याद रह जाए तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत क्लोज ही हैं, 110-112 के आसपास रहेगा ऐसे। तो फल वाला जान लीजिएगा, और सब्जी वाला रहेगा तो 212-209 के आसपास रहेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है अगर इस तरह से रहता है अग्रिम और अंतिम इस तरह से, तो बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो 200 के आसपास सब्जी वाला रहेगा और 110-112 के आसपास जो है फल वाला रहेगा। 355 जो रहेगा वो टोटल बागवानी रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरेडा क्या है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। इरेडा 17वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इससे पहले 16वीं राइट्स लिमिटेड बनी थी और 15वीं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनी थी। तो टोटल नवरत्न कंपनियां 17 हो गई हैं भारत में। वर्तमान मतलब अभी तक का ये डेटा है। भारत में वर्तमान में नवरत्न हो गई 17, महारत्न हो गई 13, मिनी रत्न हो गई हैं 75। तो ये जो डेटा अभी घटनासार का है। नेक्स्ट बात करेंगे बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, जो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जनवरी 2024 में इसको जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी 29.17% जो कि 2013-14 की है। मतलब 2013-14 में जो गरीबी थी, बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायरेक्शनल जो पॉवर्टी होती है, वो 29.17% थी। वो अभी घटकर 11.28% पे आ गई है। मतलब 17% की गिरावट लगभग आई है, लगभग 17-18% की गिरावट आई है इसमें। 2013-14 से इसलिए इसको करते हैं क्योंकि उसी टाइम से जो है ये गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद जो है बहुत सारे डेटा को तभी से कंपेयर किया जाता है। और इस दौरान जो है कहा गया है कि 24.82 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में। 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि 2013-14 के बाद जो है कितनी गिरावट आई है गरीबी में, तो 17.89% की गिरावट आई है। वर्तमान में बहुआयामी गरीबी कितनी है, तो 11.28% है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप याद रखें, कई बार इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको रिवाइज़ करके जाइएगा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि आर्थिकी को रिवाइज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले ज़रूर। नेक्स्ट बात करेंगे गरीबी से निकले शीर्ष राज्य कौन से हैं। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ से, मतलब बहुआयामी गरीबी से बाहर आए लोग कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 5.94 करोड़ लोग जो हैं 9 साल के अंदर गरीबी से बाहर निकले हैं। सेकंड पे बिहार आता है, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सर्वाधिक जो गरीबी से बाहर निकले उत्तर प्रदेश के लोग। नेक्स्ट बात करेंगे
विश्व के शीर्ष 10 मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड्स, इसकी एक रिपोर्ट आई है। तो नंबर 1 पे है एक्सेंचर, भारत की तरफ से जो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, भारत की तरफ से कौन नंबर 1 पे है? तो एक्सेंचर नंबर 1 पे है, सेकंड पे टीसीएस, फिर इन्फोसिस, फिर IBM कंसल्टिंग, फिर कैपेजेमिनी है, फिर एनटीटी डेटा है, फिर कॉग्निजेंट है, फिर HCL टेक है, फिर विप्रो है, फिर फुजीतो है। बस इतना याद रखिए कि भारत के आईटी ब्रांड्स जितने हैं उसमें एक्सेंचर नंबर 1 पे है, सेकंड पे TCS है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में नंबर 1 पे भारत में एक्सेंचर, सेकंड पे TCS, उसके बाद इन्फोसिस। नेक्स्ट है, दुनिया के बदनाम बाज़ारों की अमेरिकी सूची में 3 भारतीय बाज़ार शामिल हैं। अब ये बदनाम बाज़ार वहाँ पे जब फेक प्रोडक्ट्स और ये सब जो मार्केटिंग होती है उल्टा सीधा करके, जैसे चाइना वाला माल होता है उस टाइप का, तो भारत के बदनाम जो हैं बाज़ार उसमें 3 हैं। 3 ऑनलाइन भी हैं, 3 ऑफलाइन हैं। ऑफलाइन वाले में मुंबई का हीरा पन्ना, ये जो बाज़ार है इसमें डाला गया बदनाम वाले में। दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड को डाला गया है। उसके बाद बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट को डाला गया है। तो ये 3 हैं, हीरा पन्ना हो गया, करोल बाग का टैंक रोड हो गया, पटरप्पा रोड मार्केट हो गया। तो ये हो गए 3 ऑफलाइन वाले। ऑनलाइन वाले में इंडिया मार्ट को डाला गया है, वेगा मूवीज़ को और WHMCS स्मार्ट्स को डाला गया है। तो ये जो है बदनाम बाज़ार के रूप में शामिल है, एकदम याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए तो। बदनाम बाज़ार सूची में शीर्ष देश कौन सा है? तो चीन है। चीन के प्रोडक्ट्स वैसे ही बदनाम रहते हैं, तो यहाँ के सर्वाधिक बाज़ार यहीं के शामिल है, 7 बाज़ार शामिल हैं बदनाम वाले में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है जिसका नाम है ई-स्वर्ण। इसको किसने जारी किया है? तो इंडसइंड बैंक की तरफ से ये रुपे कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है और पहला ही कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है ई-स्वर्ण, जिसको इंडसइंड बैंक ने जारी किया है। और इसके बाद जो है इंडसइंड बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दूसरा एक कॉरपोरेट कार्ड जारी किया है, कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये दूसरा हो गया, पहला वाला इंडसइंड ने ही जारी किया है। इसका नाम क्या था? ई-स्वर्ण। विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा बना है? तो NSE बना है हमारा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डेरिवेटिव्स मार्केट में वो आते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है, और इक्विटी वाले में वो आते हैं जो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट जो है सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होता है। अगर आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेडिंग करने लगे हैं, तो थोड़ा सा फ्यूचर ऑप्शन से बचिएगा। फ्यूचर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और अपने घर वालों का पैसा ऐसा डुबा मत दीजिएगा जब तक कि पूरा अच्छे से आप पढ़ ना लें उसके बारे में। सभी आपको कैंडल्स वगैरह पढ़ने नहीं आती हैं, तब तक ट्रेडिंग मत करिएगा। अगर कर भी रहे हैं तो इस तरह से करिएगा जिसमें थोड़ा लॉस कम हो, जैसे IPO वगैरह है हो गया, ये सब ले सकते हैं, लेकिन वैसे ट्रेडिंग में फ्यूचर ऑप्शन में ना करिएगा। ऑप्शन खास करके बहुत ही ज़्यादा उसमें आपके पैसे ख़त्म, मतलब दूसरों को देख के मत करिएगा जब तक आप खुद ना सीख जाएँ। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 की रिपोर्ट आई है। ILO के द्वारा इसको, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इसमें कहा गया है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 5.2% जो है बेरोजगारी वृद्धि होगी, 5.2%। ILO का डेटा है ये। नेक्स्ट है, कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी के रूप में आई है। फोर्ब्स ने ये जारी किया है रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कुवैती दिनार जो है नंबर 1 पे, इसकी सबसे मजबूत करेंसी है। सेकंड पे बहरीन दिनार है, थर्ड पे ओमानी रियाल है, नंबर 1 पे कुवैती दिनार है, जहाँ का पैसा सबसे ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पर पूछ लिया जाता है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है दुनिया में, इसी में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तो 10th नंबर पे इसका स्थान है अमेरिकी डॉलर का, 9th पे यूरो है, 10th पे अमेरिकी डॉलर है। भारत की करेंसी का नंबर है 15वें नंबर पे हमारी मजबूती में है भारतीय करेंसी। नंबर 1 पे कुवैती रियाल है। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया है, DPIIT और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी A और श्रेणी B स्टार्टअप रैंकिंग में। श्रेणी A में 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों को रखा गया है, श्रेणी B में 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों को रखा गया है। तो स्टार्टअप रैंकिंग में श्रेणी A में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बड़े राज्यों में गुजरात ने किया है, और छोटे राज्यों में बात की जाए तो छोटे राज्यों मतलब कम जनसंख्या वाले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब बड़े राज्यों में क्योंकि उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो श्रेणी A में भी कई सारी श्रेणियाँ बनाई गई, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, फिर शीर्ष प्रदर्शक, फिर लीडर, फिर महत्वाकांक्षी नेता, फिर उभरते इकोसिस्टम। तो उत्तर प्रदेश लीडर वाले में शामिल है। अब ये सब बाकी का पढ़ने की बहुत सारे इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में प्रदर्शन अच्छा है गुजरात का, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और लीडर वाले में शामिल है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारत FATF के रेगुलर फॉलोअप देशों के समूह में शामिल हो गया है। तो रेगुलर फॉलोअप देशों में शामिल अन्य देश कौन से हैं? इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये रेगुलर फॉलोअप में शामिल देश हैं। तो भारत भी है। FATF जो है ये सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्था में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक और के वित्त पोषण जैसी कमजोरियों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटता है। FATF जो है इस चीज़ पे ध्यान रखता है कि कोई देश जो है किसी आतंकी को तो नहीं मतलब वित्त पोषण कर रहा है, उसका पैसा तो नहीं दे रहा है, इस तरह की चीज़ों पे मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, तो उसमें जो है कई श्रेणियाँ बना दी हैं। ब्लैक लिस्ट वाला जो सबसे ख़राब है, ब्लैक लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया तो मतलब वो पूरा का पूरा उसका उस देश का पैसा जो है वो किसी आतंकी को जा रहा है, इस तरह से उस तरह वाली मतलब देशों को डाला जाता है। उसके बाद ग्रे लिस्ट आती है, फिर इन्हेंस्ड फॉलोअप आती है, फिर रेगुलर फॉलोअप, मतलब सबसे अच्छा जो देश माना जाता है इस सब चीज़ों में। तो भारत इसी में रेगुलर फॉलोअप में है, और सबसे ख़राब वाला होता तो ब्लैक लिस्ट वाले देश उसमें होते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो अब यहीं तक आर्थिकी था घटनासार में। उसके बाद यूपी स्पेशल का करंट आता है उसका नंबर। तो अब यूपी स्पेशल शुरू करेंगे जिसमें यूपी का करंट होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको यूज़फुल लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। और ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैं रिटन नोट्स हैं करंट अफेयर के, मंथली वाले करंट अफेयर के, घटनासार के या बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, PYQs हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए आप UPP से सारो या कंबाइन पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जिस भी ग्रुप की डिटेल मांगेगी वो आपको मिल जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।